नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। जैसा कि भाई हमारा टॉपिक चल रहा था महिला और बाल अपराध, उसमें हमने अनुच्छेद कर लिए थे। संवैधानिक जितने भी प्रावधान थे वो हो गए थे। आईपीसी, सीआरपीसी ये कंप्लीट हो गई थी हमारी। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे महिलाओं से संबंधित अधिनियम। इसके जस्ट बाद में हमारा आएगा बच्चों से संबंधित प्रमुख अधिनियम। महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख अधिनियम है उनमें मैंने आपको दहेज प्रथा वाला करवा दिया और स्त्री अशिष्ट रूपण जो अधिनियम था वो करवा दिया। आज जो होगा वो होगा हमारा इम्पोर्टेंट अधिनियम होगा, जिससे आपको पुरानी चीज़ें भी रिपीट हो जाएंगी और इससे संबंधित जहाँ जहाँ पे जो भी प्रयास किए गए हैं इससे संबंधित वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम जो है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ये समझ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है हमारा। जितने भी महिलाओं से संबंधित अधिनियम है उनमें इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें टोटल 5 अध्याय होंगे भाई, 5 भाग होंगे इसके, जिसमें भाग में अलग अलग धाराएं दे रखी हैं। टोटल इसमें 22 धाराएं होंगी। जैसे पहले जो अधिनियम पढ़े उनमें सिर्फ 10-10 धाराएं थी। इम्पोर्टेंट अधिनियम है इसलिए इसमें 22 धाराएं हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं सती रोकथाम अधिनियम 1987। पहले ये देखो कि सती होती क्या है। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु का वरण करना ही सती प्रथा है। ये सती प्रथा एक स्वयं की इच्छा से भी होती है भाई, और एक ये होता है कि भाई उसे करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी होती है करनी। जैसे भाई पहले क्या था कि साके चलते थे, जिसमें कोई भी युद्ध होता था उसमें ये लगता था कि भाई हमारे जो भी हस्बैंड है वो हारने वाले हैं, हमारे जो पति देव हैं जो युद्ध में गए हैं वो हारने वाले हैं। तो महिलाएं तो जौहर करती थी और जो पुरुष होते थे वो केसरिया धारण करते थे। तो ये जो केसरिया और जो जौहर एक साथ होता था उसे साका कहते थे। ठीक है, और जहाँ अगर केसरिया होता था, जौहर नहीं होता था, तो उसे अर्धशाका बोल देते थे। तो वैसे ये कहा गया है कि पति की मृत्यु के पश्चात अगर पत्नी जो है उसके पति के साथ जिंदा जल रही है तो वो सती है, यानी उसे सती माना जाएगा। लेकिन ये जो है ये हमारे गैर कानूनी है भाई, ये नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई इंसान चला गया, अब उसके पीछे पीछे एक इंसान को और भेज रही है, ये कहाँ का न्याय है भाई? बिल्कुल गलत है ना, ये सभी की नज़र में ही गलत है। तो देखो पढ़ते हैं इसको कि सती होने के पीछे स्त्रियों द्वारा अपने सतीत्व व प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने व सुहागन पत्नी के रूप में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती थी कि भाई मैं मेरे पति के साथ साथ सुहागन के रूप में ही मरूं। इस क्रिया को सहगमन, सहमरण या अवरोहण जो है ये कहते थे कि भाई खुद की सहमति से वो मर रही है या उसकी मजबूरी होती है। सती प्रथा राजपूतों में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए सर्वाधिक प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि मानते थे अगर सती हो जाएगी अपने पति के साथ सुहागन तो कुटुंब का कल्याण होगा। ये जो अफवाहें थी ये फैली हुई थी। पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र यानी कहीं और हो जाने पर, उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर पत्नी जो है अपने पति की किसी भी चिन्ह के साथ, मान ली उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, अंगूठी हो या फिर कपड़े हो, उनके साथ सती हो जाती है तो उसे अनुमरण कहा जाता है। तथा ऐसी सतियां जो होती हैं उन्हें महासती भी कहते हैं भाई। राजस्थान में पहली बार सती होने की जो जानकारी है, ये देखो इम्पोर्टेंट लगा लेना इसे, हमें विक्रम संवत 861 ईस्वी का जो घड़ियाला शिलालेख है जोधपुर का, उससे मिलती है। सेनापति थे रणुक, उनकी पत्नी थी संपत देवी जो उनके साथ सती हुई थी। ये प्रथम जो है ये सती होने का प्रमाण मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। बाद में मुगल सम्राट जो अकबर थे उन्होंने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जिन्होंने बंगाल सती विनियमन 1829 के द्वारा बंगाल सूबे में और 1830 इसमें पूरे भारत में सती प्रथा जो उसे अवैध घोषित कर दिया था। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में पहली बार जो सती प्रथा है इस पर रोक कौन सी रियासत ने लगाई थी? अलवर ने। देखो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, ये जो 2 पैराग्राफ पढ़ाए ना इनमें क्वेश्चन बन गए आपके 5-6। तो राजस्थान में 1822 में सती प्रथा को सर्वप्रथम बूंदी के शासक
राम सिंह द्वितीय ने बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया था। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया था? तो वो क्या था? बूंदी ने। और सबसे पहले रोक कौन सी रियासत ने लगाई थी भाई? अलवर ने। ठीक है। सबसे पहले कौन सा शिलालेख है जिसमें सती होने का प्रमाण मिलता है? घटियाला शिलालेख में 861 का है। और किसके किसके कौन हुआ था? तो रणुक के साथ उसकी पत्नी हुई थी संपत देवी। ठीक है। इसी के साथ जो गैर कानूनी घोषित किया था 1822 में, उसके बाद में 1830 में अलवर रियासत ने इसको गैर कानूनी घोषित किया। 1844 में जयपुर ने किया मेजर लुडलो के प्रयास से। 1846 में डूंगरपुर बांसवाड़ा, 1848 में जोधपुर व कोटा, 1866 में उदयपुर राज्य ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजस्थान में सती की अंतिम घटना जो है 4 सितंबर 1987 को सीकर के देवराला जो गांव है उसमें होती है। और इस दिन सीकर के मालसिंह शेखावत जो थे उनका निधन होने पर उनकी पत्नी थी रूप कंवर। उन्होंने अपने पति के साथ जो है वो सती हुई थी और रह राजस्थान की, ये जो है राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती हैं रूप कंवर। राजस्थान सरकार के तत्कालीन उस टाइम पे गृह मंत्री थे गुलाब सिंह सख्तावत की अध्यक्षता में 1987 में एक कमेटी बैठती है जिसमें अक्टूबर 1987 में सती निवारण अध्यादेश जो है 1987 लाया गया, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राज्यपाल थे बसंत राव बाड़ू पाटिल। ठीक है। ये जो अध्यादेश था इस पर हस्ताक्षर करने वाले। फिर एक नोट लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि राजस्थान में सती न्यायालय जो है जयपुर में स्थापित किया गया है। जो सती अधिनियम की उत्पत्ति का मुख्य कारण राजस्थान के देवराला का 4 सितंबर 1987 का रूप कंवर सती प्रकरण रहा। 6 जनवरी 1987 को सती निवारण अधिनियम लागू होने के बाद 1988 में झुंझुनू के जिला कलेक्टर जो थे उन्होंने समूचे जिले में सती की महिमा मंडन जो है उस पर रोक लगा दी। 1988 में भारत सरकार ने इसे कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 के नाम से केंद्रीय कानून जो है उसमें शामिल कर दिया, जो 3 जनवरी 1988 से लागू होता है, जिसमें टोटल जो है 5 अध्याय हैं, 5 भाग हैं और 22 धाराएं हैं। वैसे ही पूछ सकते हैं कि भाई सती प्रथा जो निवारण अधिनियम है इसमें टोटल कितने भाग हैं या कितनी धाराएं हैं। ठीक है। अब भाग फर्स्ट स्टार्ट होता है जैसे प्रारंभिक, यानी कि शुरू में क्या है इसमें धारा फर्स्ट कहती है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है अधिनियम का। जैसे जो पहले हमने पढ़ा उनमें भी क्या था कि संक्षिप्त नाम ही पूछा गया है धाराओं में, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ। कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 इसका संक्षिप्त नाम है, विस्तार संपूर्ण भारत में है। 3 जनवरी 1988 को जो ये लागू होता है, ये आता है धारा फर्स्ट। धारा सेकंड में जैसे और अधिनियमों में भी यही था कि परिभाषा दी गई थी कि सती जो उनको गौरवान्वित करना, कि भाई जो सती होने की जो ये प्रथा है इसको बढ़ाना चढ़ाना, कि भाई इससे तो ये होता है, इससे तो ये होता है, ऐसे कि सती के संबंध में कोई जुलूस निकाला जा रहा हो, समारोह का आयोजन किया जा रहा हो, अनुष्ठान किया जा रहा हो और आरती भजन जयकारा उत्सव मनाना, स्तुति पूजा, सती की स्मृति सुरक्षित रखने के लिए मंदिर बनाना, स्मारक बनाना, ट्रस्ट बनाकर धन इकट्ठा करना, सती प्रथा का समर्थन या प्रचार प्रसार करना जो है ये आता है कि वह सतियों को आप गौरवान्वित कर रहे हो। ये जो प्रथा है ये गैर कानूनी घोषित करने वाली है लेकिन आप इसको समर्थन दे रहे हो। भाग 2 क्या कहेगा कि सती कर्म से संबंधित जो अपराध इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, कि भाई क्या दंड मिल सकता है। तो धारा 3 कहती है कि सती कर्म करने का प्रयत्न, कि जो सती है होने का जो काम किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है उसके लिए क्या दंड रहेगा। जो कोई सती होने का प्रयास करेगा वह 6 माह के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, कि वह सती होने का जो भी काम करेगा उसको 6 माह का कारावास और प्लस में जुर्माना। धारा 4 कहती है, जो इम्पोर्टेंट धारा रहेगी आपकी इस अधिनियम में, कि सती कर्म करने का दुष्प्रेरण होता है वो काम करना, उसका प्रयास करना, यानी उसको उकसाना। हम कहते हैं ना कि यार ये कर ले, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उसको ये फ़ायदा, उसको ये नुकसान, ये होता है दुष्प्रेरण करना। कि यदि कोई व्यक्ति सती हो तब कोई सती होने का प्रयत्न या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरण करता है, वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित
किया जाएगा। ये है सती कर्म करने का दुष्प्रेरण। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या दंड है, और सती कर्म के गौरान्वन के लिए क्या दंड रहेगा कि उसके गौरव को बढ़ाना, कि भाई सती होना तो ये है, सती होने के लिए तो वो सुहागन जो है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, कुटुंब का कल्याण हो जाएगा। तो उसके गौरान्वन के लिए भी आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास प्लस में न्यूनतम 5,000 रुपये से लेकर अधिकतम 30,000 रुपये तक का जुर्माना जो है उससे दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके दंड का प्रावधान है। धारा 4 सती कर्म करने का दुष्प्रेरण, धारा 3 कह रही है सती कर्म करने का प्रयत्न, ठीक है, उसमें 6 माह का कारावास है प्लस में जुर्माना। 4 कह रही है धारा सती कर्म करने का दुष्प्रेरण है। 5 कह रही है सती कर्म के गौरान्वन के लिए आपको क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, अपराध की सुनवाई करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व अपराध घटित होने वाली परिस्थितियां, कि भाई किस वजह से ये अपराध हो रहा है, उन परिस्थितियों की और जो भी ये काम कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर विचार जरूर करेगा। ठीक है, एक बात आती है कि भाई दुष्प्रेरण नाम आया है, कि भाई दुष्प्रेरण क्या है। तो देखिए किस तरीके को हम दुष्प्रेरण कह सकते हैं कि किसी स्त्री को सती होने के लिए फुसलाना, स्त्री को सती होने के निर्णय पर दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना या उसे उकसाना, सती होने के निर्णय में सहायता करना, उसे विश्वास दिलाना कि सती कर्म के परिणाम स्वरूप उसे उसके मृत पति या नातेदार को कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा या कुटुंब का पूर्ण कल्याण होगा, उस स्त्री को शमशान में ले जाना और सती कर्म करने में उसकी सहायता करना, उसे उत्प्रेरित करना, जहाँ सती हो रही है वहाँ सक्रिय रूप से उपस्थित रहना, कि इस घटनाक्रम को देखना, पुलिस या एनजीओ के कार्य में बाधा डालना, कि आप अगर ये सूचना भी पुलिस को नहीं दे रहे हो, किसी एनजीओ को नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या है, दुष्प्रेरण है। ये था भाग 2। भाग 2 में आपको सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड बताया गया है। भाग 3 आएगा कि सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां हो सकती हैं, कि वो क्या कर सकते हैं। धारा 6 कहती है कि कुछ कार्यों का प्रतिषेध है, ये प्रतिषेध, कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति, यानी कि उस पर रोक लगाने की शक्ति। जिला कलेक्टर को सती होने या उसके दुष्प्रेरण होने या सती को गौरवान्वित करने की आशंका पर ऐसे क्षेत्र में आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, और वहां जिला कलेक्टर जो है वो धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे आदेश के उल्लंघन पर 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास प्लस में 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, कि भाई कलेक्टर क्या कर सकता है, धारा 144 लगा सकता है। अगर ऐसे आदेश का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये कह रही है धारा 6। धारा 7 कहती है कि कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति, कि उन मंदिरों को हटाना जो सती प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि राज्य सरकार को ये विश्वास हो जाता है कि कोई मंदिर या निर्माण 20 वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में है, जहां सती की आराधना की जा रही है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है, तो राज्य सरकार ऐसे मंदिर या निर्माण को हटाने का निर्देश दे सकती है। जिला कलेक्टर जो है 20 वर्ष से कम अवधि से अस्तित्व वाले किसी मंदिर को हटाने का निर्देश दे सकता है जिला कलेक्टर। धारा 8 क्या कहती है कि कुछ संपत्ति जब्त करने की भी शक्ति है, कि कुछ जो संपत्ति होती है भाई से रिलेटेड सती प्रथा से, या भाई कोई संपत्ति, जैसे कोई ये कहता है कि भाई अगर ये सती हो जाएगी तो इसकी जो संपत्ति है ये उसको मिल जाएगी, तो वो जो संपत्ति है उसको जब्त करने की जो शक्ति है वो भी जिला कलेक्टर के पास होती है। कि सती को गौरवान्वित करने के लिए कोई चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, कि भाई सती होगी तो उसके लिए खर्च होगा, या उसकी संपत्ति इकट्ठी की गई है, भूमि दान की गई है कि भाई अगर ये सती हो जाएगी तो इसको इतनी भूमि दान कर दी जाएगी, तो जिला कलेक्टर जो वो ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है। ठीक है, ये धारा 8 कहती है। तो ये था भाग 3, जिसमें सती कर्म करने से संबंधित जो अपराध हैं उनके लिए जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। अगला भाग रहेगा 4, टोटल 5 ही भाग हैं इसमें। विशेष न्यायालय, कि विशेष न्यायालय जो है इनकी क्या शक्तियाँ रहेंगी। धारा 9, ठीक है, धारा 6 से लेकर 8 तक तो जो है वो भाग 3 में है।
भाग फर्स्ट है उसमें 1 और 2 धाराएं हैं, भाग सेकंड है उसमें 3, 4, 5 धाराएं हैं और भाग 3 में भी 3 धाराएं हैं। भाग 4 रहेगा, इसमें आपकी 5-6 धाराएं रहेंगी। ठीक है। भाग 4 है अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण। किस अधिनियम के अधीन आने वाले जो भी अपराध हैं उसके ऊपर विचार। इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध इस धारा के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। राज्य सरकार इसके अधीन अपराधों के लिए एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय गठित करेगी। इन न्यायालयों का न्यायाधीश जो है वो पीठासीन होगा, जो राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नियुक्त किया जाएगा, परंतु वह नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं रहा हो, कि भाई नियुक्ति होने से पहले वो कहीं पर सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं रहा हो, कि भाग 9 कहता है। भाग 10 इसमें कहता है कि विशेष लोक अभियोजक जो है उसकी नियुक्ति, कि राज्य सरकार विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त कर सकती है। धारा 11 कहती है कि विशेष जो न्यायालय है उनकी प्रक्रिया और उनकी शक्तियाँ, कि वो क्या क्या उनकी शक्तियाँ रहेंगी। तो पुलिस रिपोर्ट, कि भाई पुलिस के द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई है या परिवाद है, जैसे अपराध के तथ्यों को प्रकट करने वाली रिपोर्ट या परिवाद प्राप्त होने पर अपराध की जांच कर सकती है। विशेष न्यायालयों को सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत वह संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार न्याय कर सकेगा। दंड का आपको प्रावधान बताई दिया है, भाग 2 में रहेगा। धारा 12 कहती है कि विशेष न्यायालय जो है उनकी अन्य अपराधों की शक्ति से संबंधित, कि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करते समय ऐसे अपराध से संबंधित जो संहिता है इसके अधीन अन्य अपराधों का विचारण कर सकता है, अपराध में दोष सिद्ध कर सकता है, अधिकृत दंड देने का आदेश पारित कर सकता है, जिससे अभियुक्त आरोपित हो। प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता के साथ की जाएगी और अपराध के साक्षी जो होंगे उनकी परीक्षा ली जाएगी, जो दिन प्रतिदिन चलेगी। और यदि कोई साक्षी जो है उसकी परीक्षा नहीं होती है, वो हाजिर नहीं होता है, तो इस कारण के लिए उसे लेखबद्ध करना होगा कि आप जो है अपना साक्ष्य पेश करें। ये धारा 12 कहती है कि अन्य अपराधों से संबंधित जो है विशेष न्यायालय की क्या शक्तियाँ रहती हैं। धारा 13 कहती है कि निधि या संपत्ति को जब्त करने से संबंधित, यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का दोषी ठहरा दिया, ठीक है, तो ऐसे मामले में मुकदमा चलाने वाली जो विशेष अदालत है वो धारा 8 क्या थी? धारा 8 भाग 3 में धारा 8 थी कि कुछ संपत्ति जो है उनको जब्त करने की शक्ति जो है वो जिला कलेक्टर के पास होती है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि विशेष अदालत जो है वो धारा 8 के तहत उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, और जब्त जो धन है वो संपत्ति का उपयोग राज्य सरकार जो है उसके खजाने में जमा करने के लिए कह सकती है। ये आती है धारा 13 जो संपत्ति से जब्ती से संबंधित आती है। ठीक है, वो आती है। धारा 8 आती है कि जिला कलेक्टर जो है उसे संपत्ति जब्त करने की भी शक्ति है, और धारा 13 में उसकी संपत्ति की जब्ती है। धारा 14 है अपील, कि भाई इससे संबंधित जो अपील है वो हम कहाँ कर सकते हैं। विशेष न्यायालय के किसी निर्णय कि उसके द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, विशेष न्यायालय के द्वारा दंड दे दिया है, या आदेश से जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, तथ्य और विधि दोनों पर उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से, कि जब से वो जो है आदेश सुनाया गया है उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपील करनी होगी। ये इसमें मेन चीज़ है कि कितने दिन के अंदर अंदर, 1 महीना के अंदर अंदर। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपील करनी होगी। भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 आता है विविध। धारा 15 आती है, इसमें 15 से लेकर जो आगे की धाराएं हैं 22 तक वो भाग 5 में रहेंगी। धारा 15 कहती है कि इस अधिनियम के अधीन की गई जो कार्यवाही है उससे संबंधित संरक्षण क्या है, कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित कोई बात के लिए वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकार के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक है, कि किसी ने अपना सद्भावना पूर्वक काम किया है तो ये राज्य सरकार और राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध जो है ये कार्यवाही नहीं होगी। धारा 16 जो है ये कहती है कि सबूत का क्या भार रहेगा। सबूत से संबंधित आता है कि किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन, धारा 4 क्या थी भाई?
सती कर्म करने का जो दुष्प्रेरण था वो थी धारा 4। तो धारा 16 कह रही है कि किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया है और यह साबित करने का भार कि उसने उक्त धारा के अधीन अपराध नहीं किया उस पर होगा। कि भाई सबूत लेकर आओ आप कि आपने ये जो अपराध है वो नहीं किया, जिस अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया गया है, सती कर्म करने का जो दुष्प्रेरण का जो आरोप आपके ऊपर है वो आप साबित करो। वो आता है धारा 16 में। धारा 17 कहती है कि कुछ व्यक्तियों की इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करने की बाध्यता। ठीक है, इसमें रिपोर्ट से संबंधित है। देखो पहले कि उपधारा 1 कि सरकार के सभी अधिकारियों से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना दो पुलिस को कि कहीं भी ऐसा काम हो रहा है या होने की आशंका है, तो आप पुलिस को पुलिस सहायता कर देगी आपकी, लेकिन आप उसे पहले सूचना दो। तो और इसके लिए उन्हें सशक्त किया जाता है। तो ये उपधारा 1 में कहा गया है कि किससे संबंधित, रिपोर्ट करने की बाध्यता से संबंधित, कि आप सूचना दो। इसमें उपधारा 2 कहती है कि सभी ग्राम अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र के संबंध में पाबंद कर रखा है कि भाई आप इस क्षेत्र से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो आप देंगे, तथा ऐसे क्षेत्र के निवासी जिन्हें विश्वास है या होने वाला है कि भाई सती कर्म किया जाने वाला है या किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट आप निकटतम पुलिस थाने में कर सकते हैं। इन अगर उपबंधों का कोई उल्लंघन करता है कि भाई आपको ये पता है कि भाई ये काम किया जाने वाला है या किया जा सकता है, तो आप इसकी जो सूचना है वो आप पुलिस को दो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो भी आप क्या हो, दंड के भागी हो गई, आपको 2 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो सूचनाएं हैं वो दो आप। वैसे आजकल तो देखो ऐसी चीज़ें हैं भी नहीं। धारा 18 कहती है कि धारा 4 के तहत वही सती कर्म करने का दुष्प्रेरण, धारा 4 के तहत अगर किसी अपराध के लिए किसी को दोषी आपने ठहरा दिया, ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं होगा भाई, उसके उत्तराधिकारी के लिए उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ये धारा 18 कहती है कि सती प्रथा के संबंध में धारा 4 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उस व्यक्ति की संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी सती प्रथा की गई है कि भाई उसके सती होने के बाद जो है उसकी विरासत उसी की है, वो उत्तराधिकारी होगा, तो इसके लिए जो है उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति विरासत में लेने से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये धारा कहती है 18। ठीक है, धारा 19 कहती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधिनियम 43 का संशोधन करके इसमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं भाई, कि धारा 8 की जो धारा 2 है उसके तहत दिए गए तर्क के बाद क्या कहा गया है कि विशेष न्यायालय जो है उसके द्वारा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 के किसी उपबंध के उल्लंघन में दोष सिद्ध व्यक्ति की दिनांक से कि भाई जब से उसको दोष सिद्ध हुआ है तब से लेकर उसके छोड़े जाने की दिनांक से 5 वर्ष के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। ये जो है धारा 19 में नया प्रावधान जोड़ा गया कि 5 साल के लिए वह अयोग्य है। धारा 20 कहती है कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, कि जो यह अधिनियम होगा उसका प्रभाव रहेगा। धारा 21 कहती है कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है भाई, तो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकती है। केंद्र सरकार जो वो नियम बनाएगी, ये धारा 21 कहती है। 22 कहती है कि जो विद्यमान जो विधि है उनका निरसन यानी कि उन्हें निरस्त करना, जैसे इस अधिनियम के तत्काल प्रभावी होने से पहले, कि जब से यह अधिनियम प्रभावी हुआ था 1987, तो 1987 से पहले इससे संबंधित जो भी प्रचलित थी ऐसी विधि जो सती या उसके गौरवान्वित करने के निवारण के लिए उपबंध करती है, जिसके प्रभाव होने पर वो निरसित हो जाएगी। यानी कि इससे पहले, कि जब से ये अधिनियम बना है, इससे पहले जो भी प्रथाएं चल रही थी, जो भी नियम चल रहे थे, जो भी उपबंध थे, वो जो है इस अधिनियम के लागू होने के बाद निरस्त हो जाएंगे, हो ही गए हैं वो। तो ये धारा 22 कहती है कि जो विद्यमान विधि है, विद्यमान जो कानून है, उनका निरसन। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं भाई, कि सती निवारण अधिनियम जो है 1988 द्वारा
कुछ संशोधन किए गए हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा 21 मार्च 1988 को सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं धारा 21 के तहत कि कतिपय कार्यों का प्रतिषेध करने के लिए शक्ति का प्रयोजन। धारा 6 क्या भाई, धारा 6 में कि कुछ कार्य जो है जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिषेध करने की शक्ति, भाई उनको रोक लगाने की शक्ति कि भाई उसे कैसे रोका जा सकता है। तो धारा 6 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा जो ग्राम विकास अधिकारी की श्रेणी से नीचे का नहीं होना चाहिए, कि वो भी जो है वो इससे संबंधित कार्य कर सकता है। धारा 6 के अधीन निषेधात्मक जो आदेश हैं वो कैसे किए जाएंगे भाई, ये सूचनाएं कैसे दी जाएंगी कि भाई जो जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट ने ये प्रतिषेध लगाया है तो ड्रम बजाकर या अन्य रूढ़िगत प्रकार से किए जाएंगे। आजकल तो है आपको पता ही है कि सोशल मीडिया इतनी प्रभावी हो गई है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की, ड्रम बजाने की। धारा 7 की उपधारा 1, धारा 7 क्या है पहले तो बताओ कि कुछ मंदिर जो थे कि भाई जो सती जो प्रथा है इसको गौरवान्वित करने से संबंधित हो सती को, तो उससे संबंधित जो मंदिर है उनको हटाने से संबंधित था। तो धारा 7 की उपधारा 1, 2 के अधीन मंदिरों या संरचनाओं को हटाने के लिए आदेश की जो रीति है, इसके अधीन आदेश करने से पहले आपको 90 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी, ठीक है, कम से कम 90 दिन पहले। मंदिर या संरचना की संपत्ति की जो सूची है, जैसे ही मंदिर या संरचना हटाने के पश्चात प्राप्त की गई सभी सामग्री, जो भी आपने सामग्री प्राप्त की है और अन्य संपत्ति की सूची में उस स्थान को ध्यान में रखते हुए जहाँ वह रखी गई है तैयार करेगा तथा उसकी सूचना विशेष न्यायालय को भेजेगा। यदि विशेष न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझे तो सामग्री या संपत्ति की सूची प्रति हटाए कि जो संपत्ति आप हटा रहे हो इसकी सूची है ये आप मंदिर के स्वामियों को भी देंगे कि भाई ये जो मंदिर है ये हटाया जा रहा है, इसकी जो सूचना है वो आपको 90 दिन पहले दे दी गई, तो इसकी जो सूची है वो आपको जो भी मंदिर का स्वामी होगा उसको देनी होगी, ठीक है भाई। और ये लास्ट में एक लाइन है कि ओंकार सिंह बनाम स्टेट बनाम जो ओंकार सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाद था 1987 का, उसमें न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि भाई किसी स्त्री को आप सती कह रहे हो कि भाई ये तो सती सावित्री है, तो ये अपराध नहीं है भाई कि आप किसी को सती करके संबोधित कर रहे हो, ये अपराध नहीं है। तथा उसे पवित्र कहना ये भी बुरा नहीं है कि आप सती सावित्री कह रहे हो, उसे पवित्र कह रहे हो, लेकिन अपराध तो ये है जब आप विधवा को जलाकर मार रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये ओंकार सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जो वाद था 1987 उसमें कहा गया था, ठीक है भाई। तो ये आता है हमारा सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, ये हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई ये, इसमें टाइम भी लग गया काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करने में। तो ये था, इसमें इससे संबंधित आपको भाई भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप एक बार कमेंट कर देना, हम इसमें और जो सुधार है वो हो सकता है वो करेंगे। इसके अलावा जैसे हमारे 3 अधिनियम कंप्लीट हो चुके हैं भाई, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आप ऐसा करना जैसे भी आप क्लास को देखते हो, ठीक है, क्लास को देखने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी लाइन से कौन से अधिनियम से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर आप PDF को एक बार वापस पढ़ो। इस चीज़ को आप जैसे भी सप्ताह में अपने 2 अधिनियम हो जाते हैं तो 2 अधिनियमों को सप्ताह में आप लास्ट में उसको रिवाइज करो। जैसे ही आपके अधिनियम कंप्लीट हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस चलेंगे, क्वेश्चंस में आपको मैं कह रही हूँ आपके पूरे टोटल जो भी जितने भी टॉपिक हैं ना इसमें वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होकर तैयारी करो आप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो दहेज से संबंधित वाला हो ही गया था, घरेलू हिंसा से संबंधित जो है वो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भाई घरेलू हिंसा से संबंधित जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है 2005 वाला, वो जो है वो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करो भाई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो डाले जा रहे हैं, डेली जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कीजिए, जो भी इनसे संबंधित जो भी मान लो करेक्शन होता है या जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो उससे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज का तो भाई यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।